नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों ये सीटेट के सेकंड पेपर एसएसटी का प्रैक्टिस सेट होगा, अतः आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, हमारे चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन करवाई जाती है, जैसे टीटी, पीएचडी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटेट और यूपीटेट। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से हम बेहतरीन परीक्षा उपयोगी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में कौन कौन से त्रिपक्षीय संघर्ष के तीन पक्ष थे। त्रिपक्षीय संघर्ष के तीन पक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है दोस्तों। पहला है गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट पाल, चोल चालुक्य पांड्य, ठीक है। और इसके बाद है दोस्तों आपका गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट चालुक्य, और इसके बाद लास्ट में दोस्तों राष्ट्रकूट चालुक्य और पाल। ठीक, तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सही हो जाएगा फर्स्ट, गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल। अब देखिए इनके बारे में बताते हैं। देखिए कन्नौज में अधिकार करने के लिए, कन्नौज में अधिकार करने के लिए तीनों वंश, ठीक है ना, ये तीनों वंश के जो राजा थे वो तीन मतलब संघर्ष कर रहे थे, यानी एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। ठीक, अब देखिए क्यों मतलब रही थी लड़ाई, आपको पता चल गया, कन्नौज में अधिकार करने के लिए। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में आपको बताते हैं क्योंकि एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं राष्ट्रकूट के बारे में पहले। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक दोस्तों, उनका नाम था दंतिदुर्ग। क्या नाम था? दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग नाम था राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक। ये दोस्तों 752 के आसपास की बात है। ठीक है, 752 ईस्वी। ओके, याद रखिएगा दोस्तों। जो ये राष्ट्रकूट थे ना, ये चालुक्यों के मतलब अधीन थे शुरुआत में। दोस्तों ये चालुक्य जो थे, पूछा जाता क्वेश्चन, चालुक्यों के सामंत कह सकते हो आप। चालुक्य के दोस्तों ये अधीन थे। ठीक है, कर्नाटक में जो चालुक्य वंश था, ठीक है, उसके अधीन थे दोस्तों। इसके जो प्रतापी राजा थे उनका, उनमें से एक थे अमोघ वर्ष। ठीक है ना, अमोघ वर्ष। इसके बाद दोस्तों जो और इसके अलावा प्रतापी राजा ध्रुव थे, ध्रुव धारावर्ष जिन्हें कहा जाता था। ध्रुव को क्या कहा जाता था? धारावर्ष कहा जाता था। ये पहले शासक थे राष्ट्रकूट के जिन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। इन्होंने दोस्तों पहली बार त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। और देखिए अजंता एलोरा की बात आपने सुना होगा ना, ठीक है, तो उसके बारे में आपको एक फैक्ट बताते हैं। जो एलोरा की गुफाएं थी, ठीक है, अजंता की नहीं, एलोरा की याद रखिएगा, महाराष्ट्र में है। एलोरा एलिफेंटा की जो गुफाएं थी दोस्तों, ये राष्ट्रकूटों के समय ही निर्मित हुई थी। ठीक है, राष्ट्रकूटों के समय ही दोस्तों, राष्ट्रकूट जो वंश था, ठीक है, इन्हीं के समय एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं इन्हीं के समय निर्मित हुई थी। और एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है ना, कैलाशनाथ मंदिर था दोस्तों एक, उसका निर्माण जो राष्ट्रकूट वंश के एक शासक थे कृष्ण प्रथम ने करवाया था। याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कृष्ण प्रथम दोस्तों, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम। याद रखिएगा, फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, ठीक है। और एलोरा आपकी गुफाएं कितने संबंधित थी, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बता दें, एलोरा की जो गुफाएं थी दोस्तों, ये आपकी मतलब जो है बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्मों से संबंधित थी। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। ओके, और अब इसके बाद देखिए इनके बारे में, राष्ट्रकूटों के बारे में आपको पता चल गया। अब इसके बारे में आप पाल के बारे में बताते हैं। पाल वंश जो था, ठीक, पाल वंश, आइए देखते हैं दोस्तों। पाल वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था गोपाल। ठीक है ना, क्या नाम था? गोपाल। ठीक, याद रखिएगा, पाल वंश के संस्थापक गोपाल, 750 ईस्वी, ठीक है, में इसकी स्थापना होती है पाल वंश की। ओके, राजधानी मुंगेर थी। मुंगेर तो आप जानते ही होंगे, मुंगेर, ठीक है, पालों की राजधानी मुंगेर थी। याद रखिएगा। ओके, और इनसे संबंधित जो फैक्ट है आपको बताते हैं। जो प्रमुख राजा थे, धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नारायण, ये सारे प्रमुख राजा थे। और पाल वंश का जो सबसे महान शासक था धर्मपाल, उसने विक्रमशिला की स्थापना करवाई थी। ठीक है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था धर्मपाल। ठीक है, मुंगेर बिहार में, आपको पता है, धर्मपाल। धर्मपाल ने दोस्तों विक्रमशिला, ठीक है, विश्वविद्यालय विक्रमशिला, विक्रम, ठीक है,
शिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, एग्जाम में फैक्ट पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। ओके। और जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था दोस्तों, तो उसमें से धर्मपाल ही सर्वप्रथम शामिल हुए थे त्रिपक्षीय संघर्ष में। धर्मपाल, ये महान राजा थे पालों के दोस्तों। धर्मपाल ही सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल हुए थे, आप याद रखिएगा। राष्ट्रकूटों से सर्वप्रथम कौन शामिल हुए थे? ध्रुव। ध्रुव राजा, धारावास जिन्हें कहा जाता था, ध्रुव, ठीक है। और पालों की तरफ से धर्मपाल सर्वप्रथम जो शामिल हुए थे राजा, यही थे। ओके, इनसे संबंधित ये प्रमुख फैक्ट जो एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अब गुर्जर प्रतिहार के बारे में जानते हैं दोस्तों। को जो गुर्जर प्रतिहार थे, ठीक है, इसकी स्थापना, इस वंश की स्थापना दोस्तों नागभट्ट प्रथम ने किया था। नागभट्ट दोस्तों प्रथम ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। ओके। और जो सबसे प्रतापी राजा थे दोस्तों, इसके मिहिर भोज थे। क्या नाम था उसका? मिहिर भोज, ठीक है, मिहिर भोज, याद रखिएगा, फैक्ट पूछा जाता है। सबसे प्रतापी राजा, ठीक है, प्रतिहार वंश के दोस्तों मिहिर भोज थे। इन्होंने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। क्या नाम था उस? आदिवराह की उपाधि, वाराह की उपाधि दोस्तों इन्होंने धारण की थी। एग्जाम में फैक्ट पूछा जाता है, ठीक है। विष्णु भक्त थे, विष्णु के उपासक थे दोस्तों। द्विपक्षीय जो संघर्ष था, उसमें जो सर्वप्रथम जो गुर्जर प्रतिहारों की तरफ से शामिल हुए थे, उनका नाम था वत्सराज, ठीक है ना, वत्सराज राजा थे दोस्तों, ठीक है। ये प्रतिहारों के राजा थे, तो ये शामिल होते सर्वप्रथम। आपको बता दिए ना, पालों की तरफ से धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल। और ये जो राष्ट्रकूट थे उनकी तरफ से आपके शामिल हुए थे ध्रुव, ठीक है। पहली बार जब संघर्ष हुआ था, ये तीनों राजा पहली बार शामिल हुए थे। और पहली बार, ठीक है दोस्तों, जो जीत हुई थी वो आपकी ध्रुव की, राष्ट्रकूट वंश का सर्वप्रथम जो प्रभावशाली राजा था, राष्ट्रकूट वंश का जो प्रभावशाली राजा ध्रुव थे, यही जीते थे। इन दोनों को इन्होंने हरा दिया था, ठीक है। लेकिन अंतिम रूप से कौन जीता था आपको बता दें। जो अंतिम शासक शामिल हुए थे उनमें से अंतिम में आपका जो जीत हुई थी, ठीक है, वो गुर्जर प्रतिहार की जीत हुई थी। याद रखिएगा, अंतिम जो राजा जीते थे वो गुर्जर प्रतिहार ही थे, ठीक है। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। और लास्ट में कौन कौन शामिल हुआ था? देखिए, लास्ट में जब युद्ध हुआ था तो मिहिर भोज बहुत प्रभावशाली रहा, इन्होंने हरा दिया था सबको, मिहिर भोज। और इसके बाद दोस्तों मिहिर और जो राष्ट्रकूटों की तरफ से कृष्ण तृतीय, ठीक है, शामिल हुए थे। और जो पाल थे दोस्तों, पालों की तरफ से नारायण पाल, ठीक है, नारायण पाल। तो ये राजा वैसे भी ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे, तो मीर भोज ये बहुत शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने सबको हरा दिया था और अपनी राजधानी, गुर्जर प्रतिहारों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। क्या बनाई थी? कन्नौज, याद रखिएगा। लास्ट में कौन जीता था? त्रिपक्षीय संघर्ष में लास्ट में कौन जीता था? तो आपके, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार जीते थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, आगे चलते, इसी संबंधित जितने भी फैक्ट थे हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कथन प्रख्यात, ठीक है, महाकाव्य शिलापदिकारम के विषय में सही है, ठीक है। यहाँ इलंगो, ठीक है, द्वारा रचित है। यहाँ तमिल भाषा में रचित है। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी कहानी है। इसकी रचना लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें, पहले ऑप्शन आपको दिखाते, इस बारे में आपको बताते हैं फिर, ठीक है ना। AB है कि BC है कि CD है, और लास्ट में आपका है ABCD। तो आपका ऑप्शन A सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। A और B सही है इसमें, A और B। अब देखिए कैसे दिखाते हैं आपको। ये पहला, ये आपका सही हो जाए। ये देखिए A, ये सही, इलंगो द्वारा रचित है ये, या तमिल भाषा में रचित है। अब देखिए दोस्तों, जो शिलापदिकारम था ग्रंथ, ठीक है, महाकाव्य था, तो ये तमिलों का प्रथम महाकाव्य, ठीक है, ठीक है, तमिलों का प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ये आप फैक्ट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है तमिल, ठीक है ना, तमिल साहित्य के दोस्तों प्रथम महाकाव्य के रूप में इसको जाना जाता है, याद रखिएगा। आपको बता दें दोस्तों कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है नूपुर, ठीक है, नूपुर, एक मिनट,
नू बड़ा नू रहेगा और पुर। इसका दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है नूपुर। ओके, अब नूपुर का मतलब होता है पायल की कहानी। नूपुर का मतलब पायल होता है, पायल, पायल की कहानी। इसमें देखिए कहानी क्या है आपको बताते हैं, पूरी बात बताते हैं, ठीक है। देखिए ये दोस्तों जो चोल राजा थे उनकी कहानी है, ठीक है। चोल वंश आप जानते हैं ना, चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने। ये भी याद रखिएगा, विजयालय ने। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने दोस्तों की थी। ये 850 ईस्वी के आसपास दोस्तों। और ये जो चोल थे दोस्तों, ये पल्लवों के सामंत थे। पल्लव, याद रखिए, फैक्ट पूछा जाता, पल्लवों के सामंत थे चोल, ठीक है। अब देखिए जो चोल वंश का एक राजा था, ठीक है, जिसका नाम था सेनगुट्टवम, ठीक है ना। सेन, चोल वंश के जो राजा थे उनका नाम क्या था? सेनगुट्टवन, गुट्टु, ठीक है, वन, सेनगुट्टवन। अब देखिए जो सेनगुट्टवन के भाई थे उनका नाम था दोस्तों इंगालो, ठीक है, इलंगो, इलंगो, ठीक है, आदिगल, आदिगल, इलंगो आदिगल। तो दोस्तों इलंगो आदिगल ने ही इस ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। यही इनके मतलब जो है रचयिता हैं, ठीक। तो ये देखिए पहला फैक्ट तो सही है, ये देखिए, और तमिल भाषा में रचित है, ठीक है। तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, ये भी सही है। अब देखिए जो सेकंड है, एक कोवलन और माधवी की बेटी कहानी, तो ये गलत है दोस्तों, आपको बताते हैं। इसमें कहानी है दोस्तों कोवलन, ठीक है, ये राजा थे कोवलन, कोवलन और जो है उनकी पत्नी कनंगी, कनंगी, कलंगी कहानी दोस्तों। कोवलन और उनकी पत्नी कलंगी की कहानी है, ठीक है। उनकी बेटी माधवी कहानी, कलंगी कहानी। देखिए कहानी क्या थी दोस्तों, जो राजा कोवलन थे, ठीक दोस्तों, उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ करके, अपनी पत्नी को मतलब उन कनंगी उनकी पत्नी थी, उनको छोड़ करके माधवी नामक डांसर, एक माधवी डांसर थी, ठीक है ना। ये माधवी दोस्तों एक डांसर थी, जहाँ माधवी दी है ना, तो माधवी दोस्तों एक डांसर थी, ठीक है। तो उसके प्रेम में फंस जाते हैं ये कोवलन राजा दोस्तों, माधवी डांसर की अपनी पत्नी को छोड़ करके माधवी डांसर के प्रेम में फंस जाते हैं और अपनी सारी धन दौलत उसी पर लुटा देते हैं, जिसके कारण बाद में इनको पश्चाताप होता है और अपनी पत्नी के पास वापस आते हैं। जब अपनी पत्नी के पास वापस आते हैं तो पत्नी इनको अपनी पायल देती है, ठीक है, अपनी एक पायल देती है और पायल ले करके दोस्तों ये व्यापार प्रारंभ करते हैं। जब ये पायल लेकर के व्यापार व्यापार प्रारंभ करते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये मदुरै में व्यापार करते हैं, मदुरै में, ओके। लेकिन दोस्तों इन क्या होता है कि इनके ऊपर, कोवलन जो थे, इनके ऊपर जो है पायल चोरी करने का आरोप लग जाता है, ठीक है, जिसके जुर्म में इनको जो है फांसी दे दी जाती है। और फिर इनकी पत्नी दोस्तों जो कनंगी थी, ठीक है, ये मदुरै शहर को श्राप दे देती हैं, जिसके कारण मदुरै शहर नष्ट हो जाता है। तो ये कहानी है, ठीक है। इस ग्रंथ के जो ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, यही सारी बातें लिखी हुई हैं, ओके। तो ये देखिए गलत हो गए। इसकी रचना आपको बता दिए कि जो आपका चोल वंश था ये 850 ईस्वी के आसपास बैठता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ओके, ठीक। ये सारे फैक्ट थे, आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के शिलालेख के आलोक अशोक के शिलालेख देश के भीतर बाहर कई जगहों पर मिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही जगहों को दर्शाता है? पहला है कालीबंगा, चौदड़ो, धौलावीरा, सुतकाओ, सुतकाओ को, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत, पहले आप बता दें, ये ऑप्शन गलत है। कालीबंगा वगैरह समाज का आप नहीं मिला अभिलेख उसका, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनके स्थल हैं, ठीक है। जौगढ़, मस्की, टोपरा, लंपक, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ये सेकंड ही सही हो जाएगा, बताएंगे इसके बारे में, आगे नहीं बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, अशोक के बारे में कुछ तथ्य आपको बताते हैं पहले, ठीक है। देखिए जो अशोक के जो अभिलेख थे, ठीक है, सर्वप्रथम जिसने पढ़ा था उनका नाम जान लीजिए आप, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों, ठीक है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था 1837 में, ठीक। ये आप बिल्कुल बात याद रखिएगा, ठीक है। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप, ठीक।
1837 में। लेकिन अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? पेनथेलर। उनका नाम क्या था दोस्तों? पेनथेलर। पेन फेन फेनथेलर फेनथेलर, ठीक है, फेनथेलर नाम था उनको। ये 1750 में अशोक के शिलालेखों की खोज की थी, जिसकी 14 संख्या इन्होंने 14 बताई थी। ठीक है, अशोक के शिलालेखों की संख्या इन्होंने 14 बताई थी। जो अशोक के शिलालेख थे, देखिए अशोक के जो अभिलेख थे वो शिलालेख में 3 भागों में डिवाइड थे। एक शिलालेख थे जिनकी संख्या 14 थी, आपको बता दिए शिलालेख, ठीक है, शिलाओं यानी पत्थरों पर जो लेख, और एक थे स्तंभ लेख, और लास्ट में गुहा लेख थे। ठीक है, गुहा लेख, 3 तरह के अभिलेख मिले हैं दोस्तों। ठीक है, गुहा लेख सबसे छोटे थे, स्तंभ लेख हो गए। ठीक दोस्तों, जो सबसे बड़ा अभिलेख था इनका, वो जो 13वां अभिलेख नहीं था इनका, 13वां, ठीक है, 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है दोस्तों। कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक दोस्तों कलिंग का युद्ध किए थे 261 ईसा पूर्व में। ये एक तथ्य पूछा जाता है। 261 शासनकाल के 8वें वर्ष दोस्तों इन्होंने कलिंग का युद्ध किया था। और फिर इनका हृदय इतना द्रवित हो जाता है, इतना ज़्यादा वहाँ पर खून की नदियाँ बहती हैं, इतने लोग मरते हैं कि उनको देख करके इनके हृदय द्रवित हो जाता है, और ये जो है क्या कहते हैं, युद्ध करना छोड़ देते हैं वहीं से। ठीक है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ किस अभिलेख में मिलता है? 13वें अभिलेख में मिलता है दोस्तों। ठीक है, कलिंग की राजधानी उस समय तोसली थी, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है, तोसली थी। ओके, अब दोस्तों इनके जो अभिलेख थे उनसे संबंधित फैक्ट, अब जो सबसे छोटा अभिलेख था, ठीक है, रानी का अभिलेख, जिसे दोस्तों आपको बता दें रुम्मन देई का अभिलेख था। ठीक है, रुम्मन देई का अभिलेख दोस्तों इनका सबसे छोटा अभिलेख है, याद रखिएगा। ठीक है, रुम्मन देई, ठीक, ये आप याद रखिएगा, रुम्मन देई रुम्मन देई का अभिलेख दोस्तों इनका सबसे छोटा अभिलेख है। ये आपको पता है ना, लुम्बिनी नेपाल में है। ओके, और दोस्तों इनका एक रानी का अभिलेख मिला है, वो जो कौशाम्बी का में है। ठीक है ना, रानी का अभिलेख एक है दोस्तों इनके, वो कौशाम्बी में है, याद रखिएगा, रानी का अभिलेख कौशाम्बी से मिला है। ठीक है, और दोस्तों इनका एक अभिलेख ऐसा था, सारे कुना, एक कंधार से मिला है, सारे कुनाई इनका एक अभिलेख था दोस्तों, जो 2 भाषा में मिलता है। ठीक है ना, एक ग्रीक और आर्मेइक 2 भाषाओं में इनका अभिलेख दोस्तों मिलता है, याद रखिएगा ये फैक्ट। दोस्तों इनके 2 अभिलेख हैं जिनका नाम है शहबाजगढ़ी, जो ये पाकिस्तान मिला था, शहबाजगढ़ी और मानसेरा। ठीक है, मानसेरा, ये 2 ऐसे अभिलेख हैं दोस्तों इनके जो खरोष्टी भाषा में उत्कीर्ण है। किस भाषा में? खरोष्टी दोस्तों, शहबाजगढ़ी मानसेरा का अभिलेख दोस्तों आपके खरोष्टी भाषा में उत्कीर्ण है। खरोष्टी भाषा आपके दाएं से बाएं लिखी जाती थी दोस्तों, दाएं से बाईं ओर। ठीक है, दाईं से बाईं ओर दोस्तों ये लिखी जाती थी, याद रखिएगा, इफेक्ट पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, और इनके जो है जो ये अभिलेख, ही देखिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। जौगढ़ ये आपका उड़ीसा में है, मास्की कर्नाटक में है, टोपरा दिल्ली, ठीक है, लंपक आपका ये उत्तराखंड। ठीक है, जो दोस्तों मास्की इनका जो अभिलेख था, मास्की गुर्जरा, ठीक है, इन दोनों अभिलेखों में दोस्तों इनका नाम अशोक मिलता है, याद रखिएगा, अशोक। ठीक है, अशोक मिलता है। ठीक, मास्की और गुर्जर में दोस्तों अशोक का नाम अशोक मिलता है। और दोस्तों इन्होंने स्वयं को, ठीक है, एक अभिलेख ऐसा है, एकमात्र अभिलेख जिसका नाम है भाब्रू अभिलेख, जो राजस्थान में मिला है दोस्तों। भाब्रू अभिलेख में इन्होंने स्वयं को मगध का राजा बताया है, जो दोस्तों इनको जो बौद्ध धर्मावलंबी भी बताता है। भाब्रू अभिलेख दोस्तों इनको बौद्ध धर्मावलंबी भी बताता है। ठीक है, और इसी अभिलेख में दोस्तों इन्होंने स्वयं को मगध का राजा बताया था। ओके दोस्तों, और दोस्तों उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध भिक्षु, ठीक है, उपगुप्त से जो एक बौद्ध भिक्षु थे, उपगुप्त, इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है,
ओके, ये सारे फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आप बिल्कुल याद रखिएगा। एक और फैक्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इनका एक अभिलेख दोस्तों बिहार से मिला था, लौरिया नंदन, ठीक है, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया नंदनगढ़ दोस्तों। तो इसमें जो है इस दोस्तों मोर का चित्र बना हुआ, ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, मोर का चित्र दोस्तों इसमें बना है, ठीक, ओके। और जूनागढ़ अभिलेख में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम मिलता है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। जूनागढ़, एक जूनागढ़ अभिलेख था दोस्तों, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का साथ में नाम मिलता है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आगे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन दोस्तों यही सही हो जाएगा आपका, ये सेकंड वाला। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 2 साल पहले एक व्यापारी ने बताया कि गाजा पेट्रा अपोलोगोस में जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार मार्ग के माध्यम से उसने यात्रा की? तो मार्ग जिन पर रोमन शासकों ने नियंत्रण था दोस्तों, यही ऑप्शन आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। यहाँ पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक। कथन ए, सम्राट शाहजहां के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम में पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस, ठीक है, आर्फियस को बीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को शांत कर सकता था और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते थे, ठीक है। बी है, शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण एक ऐसी दुनिया के निर्माण को सूचित करता है जहां सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे, ठीक है दोस्तों। आपके ऑप्शन हो जाएंगे, ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, और ए बी दोनों सही हैं, बी सही, ठीक है, ए की सही व्याख्या बी करता है। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना, थर्ड। ओके, अब देखते हैं क्या है ये। देखिए दोस्तों, शाहजहां जिनका बचपन का नाम खुर्रम था, खुर्रम। शाहजहां दोस्तों आपको पता है जहांगीर के पुत्र थे, जहां सलीम दोस्तों, जहांगीर के पुत्र कौन थे? ठीक है, शाहजहां थे। आपको देखिए क्रम बता देते हैं। जो मुगल वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर के पुत्र हुमायूं थे, ठीक है, और हुमायूं के पुत्र दोस्तों अकबर थे, ठीक है, और अकबर के पुत्र दोस्तों जहांगीर थे, जहांगीर। सलीम जिनका बचपन का नाम था, और जहांगीर के पुत्र ये शाहजहां थे, और शाहजहां के पुत्र दोस्तों औरंगजेब थे, ठीक है। ये जो फेमस राजा थे, तो ये सारी बात है। ओके, तो ये फैक्ट हो गया। अब देखिए शाहजहां के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों शाहजहां का ब्याह हुआ था अर्जमंद बानु बेगम से, अर्जमंद बानु, ठीक है, बेगम, जिनको मुमताज़ महल भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी याद में ही ताजमहल की स्थापना करवाई गई थी, आपको पता है इन्होंने ताजमहल बनवाया था। जो अर्जमंद बानु बेगम थी दोस्तों, ये आसफ खां की, ठीक है, पुत्री थी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। और देखिए शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णयुग भी, स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मतलब जो है स्थापत्य कला बहुत स्थापित की थी। बहुत सारी मतलब जो है इन्होंने जैसे ताजमहल बनवाया था और भी बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी। उसी के क्रम में दोस्तों इन्होंने बनवाया था अपना एक सिंहासन बनवाया था दोस्तों, जिसका नाम था मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस जिसको कहा जाता था, मयूर, ठीक है, सिंहासन। दोस्तों इन्होंने बनवाया था मयूर सिंहासन, ठीक, मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता था, तख्ते ताउस। दोस्तों इनके मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस भी कहा जाता था, ठीक है। और मयूर सिंहासन में दोस्तों एक मतलब जो है सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें जो है इसको जो इसके कलाकार इसको जो जिन्होंने बनाया था उसको बेबादल खां है, बेबादल, ठीक है, बेबादल खां, ठीक, याद रखिएगा। मयूर सिंहासन का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था, और जो कलाकार थे उनका नाम था बेबादल खां, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये थी जो ये यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, कि मतलब इनके पीछे पितदुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। सिंहासन के पीछे दोस्तों
पितारदुरा, ये लिखा ना, पितारदुरा की जड़ाऊ, ठीक है, काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता, ठीक है, जो यूनानी देवता आरफियस को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। ठीक है, आरफियस को दोस्तों बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया था। इनका संगीत जानवरों को शांत करता था और शांतिपूर्वक एक दूसरे से रहने लगते थे, ऐसे मतलब जो है मानता है। ठीक है, और ये भी सही बात है। तो ये है। तो तख्ते ताउस आपको देखिए, जो अंतिम शासक है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। क्या नाम था उनका? मोहम्मद शाह। याद रखिएगा, ये फैक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए, उसी समय जब मोहम्मद शाह शासन कर रहे थे मुगल काल में, तो उस समय 1739 की बात है ये। 1739 में नादिर शाह, जो फारस के सम्राट थे, वह राजा थे, ठीक है, ईरान, ठीक है, नादिर शाह दोस्तों यहाँ पर आक्रमण करते हैं दिल्ली पे, और दोस्तों ठीक है, इनको हरा करके मोहम्मद शाह को ये तख्ते ताउस उठा करके फारस ले जाते हैं। ठीक है, तख्ते ताउस ले जाने वाला जो आक्रमणकारी नादिर शाह थे, ठीक है, कौन थे? नादिर शाह। यानी मयूर सिंहासन को भारत से कौन ले गया था? तो उसका नाम नादिर शाह था। और इसके साथ साथ कोहिनूर हीरा भी ये साथ में ले जाते हैं नादिर शाह अपने साथ। तो ये प्रमुख फैक्ट थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्न से क्या कथन सही है? ठीक है, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, राजाओं के पास राजधानी नगर महल नहीं थे। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए बी सही है केवल, कि बी ए बी डी सही है, कि बी सी डी सही है, कि ए बी और डी सही है। तो आपका ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा सेकंड, ए बी डी। ठीक है, आपका ये सेकंड सही हो जाएगा, यानी सिर्फ जो है आपका गलत सी है यहाँ पर। ठीक, सी गलत हो जाएगा ये, यानी दास और दस्यु, यहाँ पर दास दस्यु का मतलब दस्यु ही जो शायद चोर वगैरह होते, डकैत होते थे, दास। ठीक है, तो पता है राजाओं के पास राजधानी नगर महल नहीं होते थे, ये सही है। कोई स्थायी सेना नहीं थी, ये भी सही है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, ठीक है, ये भी सही है। ठीक, अब आपको इसके बारे में प्रमुख तथ्य बताते हैं। दोस्तों, वैदिक काल को दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल था दोस्तों। तो ऋग्वैदिक काल आपका 1500 से, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसके बाद आपका उत्तर वैदिक काल था दोस्तों। उत्तर वैदिक काल ये आपका दोस्तों 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास का काल था। ठीक है, तो यहाँ पर ऋग्वैदिक काल की बात हो रही। तो ऋग्वैदिक काल इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर ऋग्वेद की स्थापना हुई थी, यहीं पर मतलब रचित हुआ था इसी काल पे। ठीक है, आपको पता होगा जो वेद थे वो 4 थे ना, वेदों की संख्या 4 थी। ठीक है, निश्रुति भी कहा जाता है। तो वेद दोस्तों आपके 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। याद रखिएगा, ये फैक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल था, ठीक है, यानी जो वैदिक सभ्यता थी, आपकी याद रखिए ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण जैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक, तो वो शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक काल सभ्यता ग्रामीण थी। और इसमें जो प्रमुख होता था समाज का, ठीक है ना, वो पिता होता था, यानी पितृ प्रधान समाज था दोस्तों। ये कैसा समाज था? पितृ प्रधान। ठीक है, जैसे कि मतलब जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी दोस्तों वो मात्र सत्तात्मक थी, लेकिन जो वैदिक काल की सभ्यता थी ये पितृ सत्तात्मक थी। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो परिवार का प्रमुख होता था उसे कुलप कहा जाता था। ठीक है, पिता होता था परिवार का प्रमुख, उसे कुलप कहा जाता था। ये फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, और एक फैक्ट और है, जो इनके प्रमुख देवता इंद्र थे। ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन बाद में जब उत्तर वैदिक काल में, देखिए वैदिक काल में इंद्र थे। ठीक है, उत्तर जिनका नाम ऋग्वेद काल में, ठीक है ना, 250 बार आया है। ठीक है, 250 बार। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में दोस्तों प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे इनके। ठीक है, यहाँ के लोगों के, और इनका जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि हो गया था मुख्य व्यवसाय। ये फैक्ट याद रखिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
ठीक है। बाकी फैक्ट तो बहुत है, लेकिन सब सारी बातें हम आपको नहीं बता सकते। हमारा एक अलग वीडियो बना हुआ है वैदिक काल से संबंधित, तो आप उसको जाकर के देख लीजिए। ओके, आइए चलते हैं आगे। हाँ, एक फैक्ट और है जो इसमें पूछा गया है कि कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की। तो दोस्तों जो मतलब महिलाएं जो विदुषी थीं, यानी जो शिक्षा ग्रहण की थी, मतलब काफ़ी पढ़ी लिखी महिलाएं थीं, उनका नाम था लोपा लोपामुद्रा, ठीक है, घोषा, ठीक, अपाला, घोषा, अपाला, और दोस्तों इसके बाद सिकता, ये प्रमुख महिलाएं थी। लोपमुद्रा, घोषा, लोपा, अपाला, ठीक है। ये आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियां की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, उसी तरह डैश, ठीक है, वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह उद्धरण किस ग्रंथ से लिया गया है? बौद्ध ग्रंथ, ठीक है, जैन, और ऑप्शन है आपके पाली और वैदिक। दोस्तों आपका पहला ऑप्शन ही इसमें सही हो जाएगा। ये बौद्ध ग्रंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बौद्ध ग्रंथ में ऐसी बात देखिए, बौद्ध ग्रंथ में आपको पता है ना, ठीक है, जो कुरीतियाँ अब मतलब जो ब्राह्मण धर्म थे उस समय जो कुरीतियाँ उनमें आ गई थी, उसी को, ठीक है, मिटाने के लिए बौद्ध धर्म आए थे, ठीक है। जो गौतम बुद्ध थे दोस्तों, इन्होंने उपदेश दिए थे, ठीक है। ये मतलब जो है वर्ण व्यवस्था, ठीक, जातिवाद, इन सब चीज़ का विरोध किया था, मूर्ति पूजा, इन सब चीज़ों का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है। तो यही बात इसमें लिखी है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान नील खेती निज व्यवस्था के किसानों के लिए अपना, ठीक है, अलग समस्याएं थीं। उन्होंने निज व्यवस्था के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से समस्याओं का सामना किया। जो नील की फैक्ट्री के आसपास रहते थे, उन्हें उनकी ज़मीनों से हटवा दिया गया। तो आपका यही पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो निज व्यवस्था थी, आपको बता दें एक नील विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। नील विद्रोह दोस्तों, ये जो नदिया जिला है ना, ये वहाँ का बंगाल का, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल की बात है। तो वहाँ पर दोस्तों एक आंदोलन हुआ था, नील विद्रोह, ठीक है, 1858 और 59 में। नील विद्रोह कब हुआ था? 1858, ये पूछा जा सकता है। और नील विद्रोह जो मतलब नेता थे दोस्तों, उनका नाम क्या था, ठीक है, जिसका दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास, दिगंबर और विष्णु बिश्वास, ये नेता थे दोस्तों, ठीक है, प्रमुख, जिन्होंने नील की खेती बंद कर दी थी, जिसके से किसानों ने विद्रोह कर दिया था, ठीक। और यही सारी समस्याएं की वजह से ऐसे विद्रोह हुआ था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुष महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई थी, ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है पंडित रामाबाई, सावित्रीबाई फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर और ताराबाई शिंदे। तो आपका ऑप्शन यही लास्ट वाला सही हो जाएगा, ताराबाई शिंदे, ठीक है। अब बताते हैं दोस्तों, एक दोस्तों पुस्तक थी, ये 1882 में प्रकाशित हुई थी। ताराबाई शिंदे दोस्तों ये नारीवादी महिला थी, नारीवादी। ये मतलब जो पितृसत्ता जो विद्यमान थी भारत में, उसका विरोध किया था। जाति व्यवस्था का इन्होंने विरोध किया था, ठीक है, जाति व्यवस्था का विरोध किया था। और इसमें उन्होंने बताया था कि जो महिला और पुरुष के बीच फ़र्क किया जाता है, उसकी इन्होंने बहुत ज़्यादा आलोचना की थी, ठीक है ना। ये महाराष्ट्र की एक महिला थी, ठीक है, समाज सुधारिका थी, ठीक है, एक नारीवादी कार्यकर्ता थी। ओके, अब देखिए और जो फैक्ट हैं जो बताते हैं आपको, ये ऑप्शन में दिया हुआ है, इनसे फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। पहला है पंडिता रामाबाई, ठीक। तो ये दोस्तों ये भी महाराष्ट्र की एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है ना, समाज सुधारिका थी, ठीक। पंडित रामाबाई स्त्रियों के शोषण, यानी मतलब ये कह सकते हो आप प्रथम फेमिनिस्ट थी, ये प्रथम नारीवादी महिला यही थी, नारीवादी महिला थी दोस्तों। ये भी स्त्री के शोषण के बारे में, मतलब जो जब भी शोषण की बात होती थी तो उसका विरोध करती थी, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको बता दें, इन्होंने 1881 में, ठीक है, एक आर्य महिला समाज की स्थापना की थी, आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 1889 में दोस्तों इन्होंने 1889 में शारदा सदन की स्थापना की थी, शारदा सदन,
ठीक है, याद रखिएगा। 1889 में शारदा सदन की स्थापना की थी, जिसके तहत बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह का विरोध किया जाता था और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया जाता था, ठीक है ना। तो ये इनके बारे में फैक्ट थे जो एग्जाम में इनके शारदा सदन जरूर पूछा जाता है। तो 1889 में किससे संबंधित है? पंडित रमाबाई से। ये ब्राह्मण महिला थी लेकिन गैर ब्राह्मण के साथ ब्याह की थी, ठीक है। और देखिए सावित्रीबाई फूले, इनके बारे में बता दें, ये भी समाज सुधारिका थी, बहुत ही फेमस महिला है। ये प्रथम शिक्षिका थी, भारत की प्रथम शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फूले थी, ठीक है। ये जो बालिका विद्यालय था, ये महाराष्ट्र की ये भी थी, बालिका विद्यालय था दोस्तों। तो उसकी ये पहली मतलब जो है प्रिंसिपल भी बनी थी, ओके, ये बात याद रखिएगा। और देखिए जो ईश्वरचंद विद्यासागर थे, इनके बारे में तो पता ही है। 1856 में दोस्तों इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, एक अधिनियम पारित करवाया था। लॉर्ड कैनिंग जो भारत के प्रथम वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग दोस्तों भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है, वायसराय थे दोस्तों। तो इनके मतलब जो है काल में, ठीक है ना, इन्होंने ही पारित किया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से विधवा, ठीक है, पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में। ये प्रमुख तथ्य थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन से था? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ठीक है, सतनाम धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल, ठीक है, सतनामी आंदोलन, और लास्ट में ऑप्शन है ब्राह्मण सभा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सही, थर्ड, सतनामी आंदोलन। अब देखिए बताते हैं सतनामी आंदोलन क्या था। देखिए सतनामी आंदोलन दोस्तों, जिसके ये संप्रदाय एक था, जिसके ये छत्तीसगढ़ से संबंधित था। इसकी स्थापना 1657 में वीरभान ने किया था, वीरभान, ठीक है, वीरभान ने दोस्तों की थी इसकी स्थापना। और एक आंदोलन हुआ था दोस्तों, ठीक है, सतनामी विद्रोह हुआ था एक औरंगजेब के समय। 1672 में एक विद्रोह हुआ था दोस्तों औरंगजेब के समय। ये सतनामी लोग क्या करते थे कि ये झुक के प्रणाम नहीं करते थे, उनके औरंगजेब के सैनिकों को इन्होंने प्रणाम नहीं किया था, जिसके कारण झड़प हो गई थी। वो अपना अपमान समझ पड़े, ठीक है, अपना अपमान समझ करके उन्होंने युद्ध छेड़ दिया, यानी मतलब इनको मारने पीटने लगे, जिससे लड़ाई हो गई। बाद में दोस्तों इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था घासीदास ने, घासीदास सतनामी, ठीक है, संप्रदाय से संबंधित ही घासीदास थे दोस्तों। ये जाति व्यवस्था का विरोध करते थे, ठीक है ना, जो वहाँ पर जाति व्यवस्था फैली थी, ठीक है, उसका ये विरोध करते थे घासीदास। यानी इस आंदोलन वीरभान के बाद दोस्तों इस आंदोलन यानी सतनामी आंदोलन को किसने आगे बढ़ाया था? घासीदास ने बढ़ाया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अगर आपके मतलब ऑप्शन हो कि ये सतनामी आंदोलन किससे संबंधित है, तो घासीदास से भी संबंधित है, वीरभान से भी संबंधित माना जाएगा, क्योंकि वीरभान इसके संस्थापक थे ये संप्रदाय के। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे क्या चलना, और आपको कुछ फैक्ट बताते हैं। इस सतनाम धर्म सभा के बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं दोस्तों सतनाम धर्म सभा के जो संस्थापक थे, ये 1883 में, ठीक है, स्थापना की जाती इसकी। इनका नाम था दोस्तों भाडसे, ठीक है, सगन महाराज, भाडसे सगन महाराज भाडसे सगन महाराज दोस्तों सतनाम धर्म सभा की स्थापना करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक है आपका ये यहाँ पर भारत धर्म महामंडल, ठीक है, भारत धर्म महामंडल दोस्तों, इसकी स्थापना की जाती है 1887 में। भारत धर्म महामंडल, इसकी स्थापना 1887 में की जाती है पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा, ठीक है, दीनदयाल शर्मा के द्वारा दोस्तों 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना की जाती है। याद रखिएगा फैक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ो और सही विकल्प को चुनो। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी। देखिए अभी बताया गया था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, घासीदास ने ही सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, यानी उससे संबंधित थे। 19वीं सदी में दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से जो लोग जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे, उन्होंने सामाजिक
समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की थी। सामाजिक समानता की यानी ये जाति व्यवस्था के, ठीक है, जाति भेदभाव के खिलाफ थे, ठीक है। घासीदास, ये छत्तीसगढ़ की बात है दोस्तों, ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। तो ये इसका दोनों सही हो जाएगा, ए आर दोनों सही है, व्याख्या भी सही हो रही है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, कथनों को पढ़ो, सही विकल्प चुनो। 1921 और 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और सी राजगोपालाचारी, आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। तो दोस्तों ये भी दोनों सही है, ठीक है। देखिए 1921 और 22 में असहयोग आंदोलन गति मिली थी। आपको पता होगा महात्मा गांधी ने 1920 में दोस्तों, ठीक है, नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था ये 1920 में, ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। और 1930 में दोस्तों इन्होंने सबने आंदोलन की शुरुआत की थी। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। और इसके बाद जब 1922 में दोस्तों चोरी चौरा का कांड हो जाता है, यानी 22 जो है पुलिसकर्मी को जला करके एक चौकी पर मार दिया जाता है, तो महात्मा गांधी इसको 5 फरवरी को वापस ले लेते हैं इस आंदोलन को, ठीक है। तो उस समय दोस्तों जब ये चल रहा था, बहुत व्यापक तरीके से फैल चुका था, इसीलिए गांधी जी का आलोचना भी की जाती। जब व्यापक फैल गया था तभी उन्हें वापस ले लेते हैं। तो उस समय मोतीलाल नेहरू, आपको पता है, पंडित नेहरू के पिताजी थे, सी आर दास, ठीक है, इन्होंने दोनों, इनको पता है इनके बारे में, ठीक है। और ये श्री राजगोपालाचारी, आसफ अली, इन्होंने वकालत छोड़ दी थी। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी, ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में, याद रखिएगा। और सी राजगोपालाचारी दोस्तों, ये जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कथन है, इसमें भी कथन संबंधित प्रश्न है। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील होने लगा, जिसमें किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में जुटते गए। महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासी और किसानों ने ऐसी कार्रवाई की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी। तो दोनों कथन दोस्तों सही हैं, ठीक है। आपका जो ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। तो जो थर्ड ऑप्शन है ना दोस्तों, ये सही हो जाएगा। ओके, अब आपको बताते हैं महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन प्रारंभ किए थे। दोस्तों आपको बता दें, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह का प्रयोग, ठीक है ना, सर्वप्रथम कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन भारत में सर्वप्रथम किया था इन्होंने 1917 में, ठीक है, चंपारण में। भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों इन्होंने किया था 1917 में चंपारण में। चंपारण बिहार में है। चंपारण आने के लिए आमंत्रण दिया था दोस्तों वहाँ के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, वहाँ के एक किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने दोस्तों गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए। तब ये वहाँ गए थे। वहाँ एक प्रथा चालू थी, ठीक है, तीन कठिया एक प्रथा थी दोस्तों, ठीक है ना, खेतों की, जिसमें किसान ज़्यादा कर लेते थे अपने पास। और उसी संबंधित जो है एक विद्रोह हुआ था वहाँ पर चंपारण में, ठीक है। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद इनके प्रयासों से ही 3 कठिया जो प्रथा वहाँ प्रचलित थी उसको इन्होंने समाप्त करवाया था। तो चंपारण आंदोलन दोस्तों, जो चंपारण आंदोलन था ये, ठीक है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। इसके बाद इनका एक आंदोलन था दोस्तों अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद में दोस्तों इन्होंने मिल, ठीक है ना, मिल मजदूरों की हड़ताल का समर्थन किया था। और सर्वप्रथम इन्होंने, ठीक है, भूख हड़ताल वहीं पर की थी। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जो है भूख हड़ताल, ठीक है, भूख हड़ताल वहीं पर की थी, ठीक। अहमदाबाद का दोस्तों एक आंदोलन था, मिल मजदूरों का आंदोलन था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक आंदोलन ये 1918 में चला था, याद रखिएगा। 1918 में ही दोस्तों, लेकिन ये इसके बाद था, ठीक है, याद रखिएगा, क्रम पूछ सकता है। 1918 में ही एक आंदोलन चला था, खेड़ा का आंदोलन। यह अहमदाबाद आंदोलन के बाद का था, याद रखिएगा। अहमदाबाद जो मिल विद्रोह हुआ था दोस्तों, ठीक है, तो उसके बाद एक खेड़ा का आंदोलन चला था, ठीक। इसके बाद आपको पता है 1920 में इन्होंने सहयोग आंदोलन चलाया था, ठीक, ये आपको पता ही है।
असहयोग आंदोलन चलाया था। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हुआ था। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया, ठीक है, लागू किया था, में मौजूद है? पहला है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाना। 21 वर्ष से लेके, ठीक है, 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीयों को राज्य और राष्ट्रीय चुनाव मतदान करने की अनुमति मिली दी गई, ठीक है, अनुमति दे दी गई थी। ठीक, तो ऑप्शन आपके दोनों सही हैं दोस्तों। ये यानी जो आपका सेकेंड ऑप्शन है ना, ये सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। देखिए आपको बताते हैं, 26 जनवरी 1950 में दोस्तों भारत का संविधान लागू होता है, आपको पता ही है। और जो बन करके कब तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 में। भारत का संविधान दोस्तों 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था, ठीक है। लेकिन और कितने वर्ष लगे थे बनने में, आपको पता है, लगभग सारे लोग जानते होंगे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में लगा था। इसके बाद दोस्तों जो वयस्क मताधिकार था तभी लागू हो गया था, ठीक। और 21 से अधिक आयु के सभी वर्गों को राज्य और राष्ट्रीय चुनाव मतदान करने की अनुमति मिली। लेकिन 21 से 18 कब किया गया, ये पूछा जाता है एग्जाम में। जो मतदान की आयु थी दोस्तों 21 से 18 कब की गई, तो आपको बताते हैं 61वें संविधान संशोधन के तहत। 61वां एक संविधान संशोधन होता है 1989 में, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में दोस्तों 21 से, ठीक है, 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी जाती है। ओके, ये बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई विशेषताओं के आधार पर खगोलीय पिंडों के प्रकार पहचानते हैं, ठीक है। खगोलीय पिंडों के प्रकार की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। खगोलीय पिंड वे गैसों द्वारा बने होते हैं, उनकी अपनी रोशनी और गर्मी होती है, वे बड़े और गर्म होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है आकाशगंगा, तारे, ग्रह और उपग्रह, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता होगा तारों के बारे में, ये ऑप्शन आपका ये सही हो। तारे इनकी स्वयं की प्रकाश होती है, आपको पता है ना, तारों में इनका स्वयं का प्रकाश एवं गर्मी होती है। सूर्य एक तारा है ना, आपको पता है। तारों में दोस्तों जो सूर्य है दोस्तों उसमें 71% हाइड्रोजन है और लगभग 23% हीलियम है, ठीक है। नाभिकीय संयलन के द्वारा वो दोस्तों, ठीक है, प्रकाश यानी मतलब अपनी जो ऊर्जा उत्पन्न करता है। ओके, और वे बड़े और गर्म होते हैं, ये भी बात श्योर है। वे गैसों के बने होते हैं, गैस के गोले कहा जाता है इन्हें, आग का गोला भी कहा जाता है, ठीक। तो ये आपका फैक्ट सही हो जाएगा। जो तारे होते हैं उनमें स्वयं का प्रकाश होता है और दूसरे जो खगोलीय पिंड होते हैं इन्हीं की प्रकाश की सहायता से वो चमकते हैं, ठीक है। आकाशगंगा के बारे में बताते हैं। आकाशगंगा दोस्तों लाखों तारों का समूह होता है, बहुत सारे तारे मिलकर के एक आकाशगंगा बनाते हैं, ठीक है। जो हमारा सौर मंडल है दोस्तों आकाशगंगा में ही स्थित है। और जो भारत की, देखिए ना, जो मतलब सॉरी पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी के जो मतलब जो है जो पृथ्वी है दोस्तों, ठीक है, पृथ्वी के जो आकाशगंगा का नाम उसका मिल्की वे है। क्या नाम है? मिल्की वे, ठीक है। पृथ्वी की आकाशगंगा, जहाँ हमारी पृथ्वी जिसके नज़दीक है उसकी आकाशगंगा का नाम है दोस्तों मिल्की वे। ओके, और तारे के बारे में आपको पता चल गया। ग्रह के बारे में आपको बता दें, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इस समय हम 8 ग्रह हैं, इस समय आपको पता है। सूर्य के सबसे नज़दीक है आपका बुध, सबसे छोटा और सबसे नज़दीक सूर्य के बुध है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो है बृहस्पति है और सबसे दूर आपका, ठीक है, वरुण है। ये सारी चीज़ें ओके, ये आप याद रखिएगा। उपग्रह आपके ये ग्रह का चक्कर लगाते हैं और साथ में सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, उपग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये तारों के प्रकाश से मतलब जो चमकते हैं। ओके, क्वेश्चन है, देखिए जो हमारे मतलब इस प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं, सीरीज़ को जो देख रहे हैं जो भी भाई बहन, अगर वो डेली देख रहे हैं तो हम टोटल रिपीट होते हैं क्वेश्चन। हम देखिए डेली करवाते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, टोटल प्रश्न रिपीट हो रहा है। ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा तो वो उसमें ये प्रश्न तुरंत आप कर लोगे, ठीक है। फिर भी हम आपको बता देंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है, आप देख लीजिए जा करके। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पृथ्वी के ताप कटबंधी विषय में सही है? उष्ण कटिबंधी, शीतोष्ण, शीत कटिबंधी। देखिए इसके सामने कर्क रेखा और मकर रेखा का क्षेत्र दिया है और यहाँ कर्क रेखा ध्रुव वृत्त का क्षेत्र दिया है, उत्तर ध्रुव वृत्त और मध्य। इनमें मतलब जो है मिलान आपका कौन सा सही है इसको बताना है। हाँ देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं। पिछली वीडियो हमने बताया था कि जो ताप कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, देखिए जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का ये बीच से जो रेखा जाती है, आपको पता है बीचों बीच से जो पृथ्वी को काटती है हॉरिजॉन्टल रेखा, बड़ी रेखा जो होती है उसका नाम है इक्वेटर, भूमध्य रेखा इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक जो है ये 0 डिग्री, ठीक है, अक्षांश होती है, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। और यहाँ पर जो 23.5 में मतलब ये आपको पता है ये उत्तर पोल है, यानी उत्तरी ध्रुव है ये, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो आपको बता दें 23.5 दक्षिण में जो होती है, ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश दक्षिण में दोस्तों इसको मकर रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री उत्तर में दोस्तों, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तर में दोस्तों आपकी कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा, ठीक है, भारत को बीचों बीच से काटती है। भारत है ना, भारत के बीचों बीच से जाती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कल हमने आपको बताया था ठीक है, कल हमने एक ट्रिक बताया था गमछा झार मित्र पर, आप याद कर लीजिएगा, उस ट्रिक से आपको जो 8 राज्य हैं मिल जाएंगे। ओके, कल का वीडियो आप देख सकते हो। तो इसके बाद दोस्तों आपको बता दें जो उत्तरी ध्रुव है, ठीक है ना, पहले उत्तरीय जो शीत ध्रुव होता है ये 66.5 डिग्री में होता है। यहाँ पर जो है शीत ध्रुव होता है मतलब जो दक्षिण में 66.5 में शीत, ठीक है, 66.5 डिग्री में दोस्तों शीत ध्रुव होता है आपका इधर। ठीक, तो आप देखिए जो उष्णकटिबंधीय होता है दोस्तों आपका, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना, ये कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र दोस्तों जो होता है ये उष्णकटिबंधीय होता है। ओके, ये बात आपको बिल्कुल कंफर्म कर लेनी है, याद कर लेनी है। ओके, अब इसके बाद दोस्तों जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है ये आपका, ये देखिए जो शीत कटिबंधीय होता है और जो ये आपका कर्क रेखा होती है इसके बीच का क्षेत्र होता है ये शीतोष्ण होता है। हमने कल बताया भी था, आप आज बता फिर रहे हैं कि जो ये देखिए आपकी कर्क रेखा है, एक बार यहाँ पर और बना देते हैं। ये देखिए ये बीच से गई ये कर्क और ये शीत, जो कर्क रेखा और ये कर्क रेखा है समझ लीजिए, और ये आपके उत्तरी ध्रुव है या दक्षिण में ऐसे ही समझ लीजिए। तो ये जो बीच का क्षेत्र होता है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। कर्क रेखा से शीत जो, ठीक है, शीत कटिबंधीय होता है, यानी शीत, ये आप शीत कटिबंधीय जो 66 में होता है इसके बीच का क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय होता है। ठीक है, शीत कटिबंधीय आपको बता दिए जो उत्तरी ध्रुव होता है या दक्षिणी ध्रुव का जो पास क्षेत्र होता है वो शीत कटिबंधीय होता है, 90 डिग्री के आसपास का क्षेत्र। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए मैचिंग क्या कर जाएगा, आपको बता दें उष्ण कटिबंधीय जो आपकी कर्क रेखा, ये उत्तरी ध्रुव नहीं, कर्क रेखा मकर रेखा, ये वाला पहला वाला हो जाएगा इसका, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र ये उष्ण कटिबंधीय हो जाएगा। शीतोष्ण दोस्तों आपका हो जाएगा कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव के मध्य का क्षेत्र, जो उत्तरी ध्रुव हम बताए ना, जो कर्क रेखा है ये देखिए कर्क रेखा है, और ये उत्तरी ध्रुव की जो मध्य का क्षेत्र होता है ये आपका हो जाएगा ये शीतोष्ण। ठीक है, और शीत कटिबंधीय आपका उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के मध्य का क्षेत्र। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा, देखिए ये मध्य का क्षेत्र, उत्तरी ध्रुव के मध्य का क्षेत्र ही उत्तरी ध्रुव दे दिया है, तो चाहे उत्तर में देखो चाहे दक्षिण में देखो बात एक है। तो आपका ये मतलब जो सामने सामने तीनों मतलब सही है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, दी गई विशेषताओं के आधार पर देशांतर या मात्रों को पहचानें। ठीक है दोस्तों, ये मतलब बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, पिछली वीडियो में भी हमने बताया था। इस रेखा का मान 0 डिग्री है, यह उत्तर, ठीक है, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है, यह ग्रीनविच के मध्य से जाती है। ओके, आपके ऑप्शन हैं, देखते हैं ऑप्शन। ये पहला ऑप्शन है दोस्तों 180 पूर्व 180 पश्चिम देशांतर कर्क रेखा, ठीक है, उसका नाम बताना है आपको, भूमध्य रेखा, और लास्ट में दिया हुआ है दोस्तों ये प्रमुख यामोत्तर। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन ये लास्ट वाला ही सही हो जाएगा। प्राइम मेरिडियन भी इसके कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन। ठीक है, मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं इसको, प्रमुख यामोत्तर रेखा। अब देखिए जो 0 आपको पहले देशांतर रेखाएं बता देते हैं। ठीक है,
देशांतर रेखाएं दोस्तों ये होती हैं आपकी जो, ठीक है, वर्टिकली होती हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाती हैं पृथ्वी पर, वो देशांतर रेखाएं होती हैं। इनकी संख्या 360 होती है। अगर 24 से डिवाइड करो तो एक देशांतर का मान 4 मिनट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, उनके बीच की जो दूरी होती है 111.34 किलोमीटर होती है। ये फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। और इनके बीच की जो मतलब दूरी के बीच की जगह जो होती है उसको गोरे भी कहा जाता है, और इनकी लंबाई सेम होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो ये देशांतर रेखा है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, ठीक है दोस्तों। ये आपकी प्राइम मेरिडियन होती है। क्या होती है? प्राइम मेरिडियन होती है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। और ये लंदन के ग्रीनविच के मध्य से जाती है। अब देखिए यही रेखा टाइम निश्चित करती है, आपको पता है। आपको बता दें दोस्तों, जो भारत का मानक समय है, जो रेखा ये ग्रीनविच से जाती है दोस्तों, तो भारत का मानक समय हमेशा आप याद रखिएगा 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अगर, ठीक है, 0 डिग्री में 12 बजता है, ठीक है, क्योंकि जो भारत में रेखा जाती है, देशांतर रेखा जाती है, आपको पता होगा 82.5 पूरब की ओर से जाती है। तो देखिए, जैसे 0 से 82.5 जब अधिक हो जाएगा, जब 1 से आप लगाओगे तो 5.5 घंटा आ जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री में अगर मतलब आप 1 मानते हो, ठीक है, 12 बजता है, तो जब यहाँ एक देशांतर का मान कितना होता है, हमने बताया 4 मिनट होता है, ठीक। तो अब जब ये 82 देशांतर, भारत की जो मानक समय रेखा 82 देशांतर से गुजरती है, तो 82 देशांतर तक पहुँचते पहुँचते 5.5 घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो 5.5 घंटा अधिक है भारत का समय, यानी इससे आगे है, ठीक। ये बात याद रखिएगा। जो भारत की मानक समय है रेखा है दोस्तों, ये देशांतर रेखा है, ये 5 राज्यों से जाती है, ठीक है। उमा एसी चलाती ही उड़ गई, हमने बताया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, उमा एसी चलाती ही उड़ गई। पिछली वीडियो में हमने सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के नैनी के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक। तो ये भारत की बात हो गई। और जो प्राइम मेरिडियन रेखा, प्रमुख या उत्तर रेखा दोस्तों, आपकी 0 डिग्री होती है। यह उत्तर और दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण ध्रुव की ओर जाती है। ये देखिए बीच, मतलब जब ये उत्तर से, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, बीच से जाती है। और यहाँ ग्रीनविच के मध्य से होती है। तो ग्रीनविच आपका लंदन में, ये उसी के मध्य से जाती है। ये बातें याद रखिएगा, ओके। और जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, वो आपकी देखिए अंतर्राष्ट्रीय रेखा होती है, ठीक है। कर्क रेखा तो आपको बता ही दिए हैं, ठीक। ये उत्तर में होती है, जैसे पृथ्वी है जो बीच से इक्वेटर जाती है, तो उत्तर में कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री में कर्क रेखा, और दक्षिण में 23.5 डिग्री में मकर रेखा होती है। भूमध्य रेखा आपकी 0 डिग्री अक्षांश होती है। ये अक्षांश है दोस्तों। अक्षांश आपके मतलब जो हमेशा पैरेलल, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, समांतर, बीच की दूरी सेम होती है, ओके। और ये पड़ी रेखाएं जो होती हैं, ओके। ये प्रमुख फैक्ट आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है ये, देखिए उसी प्रकार के बार में प्रश्न आते हैं। तो आप क्या करिएगा, ज्योग्राफी में आप एक बार अक्षांश देशांतर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ना क्या, हमारे आप वीडियो देख लिए तो समझ लीजिए, आपको जो अक्षांश देशांतर है बिल्कुल रट जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए भारतीय एवं उत्तर, ये भारतीय मानक समय की बात हो रही है। ग्रीन एवं उत्तर, ग्रीनविच, ठीक है ना, जो 0 डिग्री होती है। और दक्षिणी ध्रुव की बात हो रही, कर्क रेखा। तो आपको बताए थे, ठीक है। जो कर्क रेखा होता है, ये आपकी उत्तर की तरफ 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा हो जाएगी, ठीक है। जो ग्रीनविच टाइम आपका 0, ठीक है, देशांतर रेखा होती है। भारतीय जो यामोत्तर टाइम हमने आपको बताया ना, ये 82.5 डिग्री पूरब की ओर होता है, ठीक है। जो देशांतर रेखा 82 डिग्री होती है दोस्तों, ये भारतीय मानक समय है। ये कहाँ से जाती है, भारत के जो आपको पता है 5 राज्यों से गुजरती है। और भारत के जो उत्तर प्रदेश का नैनी है, ठीक है, इलाहाबाद का क्षेत्र नैनी है दोस्तों, तो वहाँ से बीचों बीच से जाती है, ये याद रखिएगा। और जो ग्रीनविच या उत्तर रेखा 0 डिग्री है दोस्तों, ये लंदन से गुजरती है। और दक्षिण ध्रुव व्रत की बात हो रही, तो दक्षिण ध्रुव व्रत आपका देखिए हमने बताया नहीं था, दक्षिणी शीत व्रत जो बताए थे आपको थोड़ी देर पहले, तो ये 66 डिग्री होती है दक्षिण में। और अगर उत्तर की बात हो तो उत्तर में ये 66 होगा, ठीक है। ये प्रमुख फैक्ट आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ओके। क्वेश्चन है दोस्तों, भूमध्यसागरीय वनस्पति निम्न में से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया,
तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, मध्य अमेरिका में नहीं पाई जाती। जो भूमध्य सागरीय वनस्पति होती है दोस्तों, यह आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में ये पाई जाती है। याद रखिएगा दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दें, जो भूमध्य सागरीय वनस्पति होती है यहाँ खट्टी चीज़ें ज़्यादा होती है, जैसे अंगूर वगैरह यहीं पर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट पूछा जाता है। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति में खट्टी चीज़ें ज़्यादा होती है। जो सिट्रस फूड नहीं होते हैं जिसमें रसदार फल, जो खट्टे फूड होते हैं, तो यहीं पर ज़्यादा होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये उपोष्ण कटिबंधीय जो जलवायु नहीं होता क्षेत्र, वही होता है। जैसे कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जो आपका भूमध्य रेखा गई, भूमध्य रेखा के बाद दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र होता है ना, ये लगभग 30 डिग्री के आसपास वाला क्षेत्र, 30 से 35, ये 45 डिग्री तक दोस्तों जो क्षेत्र होता है, 30 से 45 डिग्री अक्षांश जो होते हैं दोस्तों, ये आपके ये भूमध्य सागरीय वनस्पति से संबंधित है, यानी उपोष्ण। ठीक है, उपोष्ण, ठीक, उपोष्ण जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, ठीक है, उपोष्ण जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, ये आपके इसी संबंधित होते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति से। ठीक है ना, तो आपको बता दिए जहाँ सिट्रस फ्रूट, संतरा, आंवला, ये यहीं पर ज़्यादा खट्टे जो मतलब वनस्पति होती है, यानी जो फूड होते हैं यहीं पर ज़्यादा पाए जाते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3/4 सतह जल से ढकी है, पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। देखिए, दोनों सही हैं, लेकिन जो है व्याख्या सही नहीं करता है, जो आर है। ठीक है, ए की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, जो पृथ्वी की 3/4 सतह जल से ढकी, आपको पता ही है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी, ये भी बिल्कुल बात सच है, लेकिन ये नहीं मतलब इसकी व्याख्या नहीं करता है कि इस वजह से ऐसा है। ठीक है ना, यानी पृथ्वी की सतह पर साफ पानी से अधिक खारा पानी इसके वजह से ही कि 3/4 पृथ्वी पर, ठीक है, जल से ढकी है पृथ्वी, ये इसका व्याख्या नहीं करता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से जल चक्र में निहित प्रक्रियाओं को चुनें। संघनन, आतपन, ठीक है, वाष्पीकरण, वर्षण। ठीक है, तो दोस्तों जो जल चक्र होता है, आपको पता होगा कि पहले जल चक्र में क्या होता है, जैसे पानी होता है, सूर्य की किरणें हैं। ठीक है जी, सूर्य है, ये दिखाते हैं आपको, जैसे ये जल है। ठीक है, जो सूर्य की किरणें होती हैं दोस्तों, ठीक है, सूर्य की किरणें जल पर पड़ती हैं, तो वाष्प बन करके पानी जो है दोस्तों, वाष्पीकरण पानी का पहले होता है। जैसे सूर्य की किरणें जल में पड़ेंगी तो उसका वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण के बाद दोस्तों जो जो आपका द्रव होता है, ठीक है ना, एक मिनट, वाष्पीकरण के बाद दोस्तों आपका जो एक गैस होता है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद वर्षा होती है। तो मतलब देखिए, पहला क्या हुआ, वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण का मतलब क्या हुआ, वाष्पीकरण का मतलब ये हुआ दोस्तों, जो आपका पानी रहता है जब वाष्प के रूप में, यानी द्रव का जब मतलब वाष्प गैस में बन जाती है, जो द्रव होती है दोस्तों, वो आपके जब वो गैस बन जाती है, ठीक है, द्रव का गैस बनना वाष्पीकरण होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों फिर क्या होता है, फिर इसके बाद जो आपकी गैस होती है ना, गैस से फिर आपकी द्रव बनता है, तो ये संघनन होने लगता है। संघनन होगा, जब ठंडा होगा तो संघनन होने लगेगा। ठीक, संघनन का मतलब क्या है, गैस से जब द्रव बनता है वो संघनन उसको कहते हैं, संघनन भी होता है। और संघनन के बाद दोस्तों फिर होता है इसमें, जैसे ही वो ठंडा होने लगता है और ज़्यादा, तो वो उसमें वर्षा होने लगती है। ठीक है, वर्षण भी होता है। तो दोस्तों आपका देखिए, संघनन भी सही है, ठीक है, वाष्पीकरण भी सही है, दृष्टिपात यानी वर्षण भी सही है। जल चक्र से ही वर्षा होती है, पानी जब जा कर के ऊपर बादल बनता है, फिर उसके बाद संघनन होता है, संघनन से फिर बारिश होती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है ना। लेकिन जो आतपन होता है ये आपका गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, आतपन का मतलब होता है जब सूर्य की किरणें, ठीक है ना, पृथ्वी पर आती हैं, ठीक है, जो जो ताप होता है सूर्य का, वो होता है आतपन। तो ये चीज़ नहीं है आपका, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, स्थल समीर, समुद्री समीर और लू कौन सी पौने हैं। ठीक है, देखिए पौनों से भी प्रश्न आता है, तो आप पौन भी पढ़ लीजिए अच्छे से। हमारे अगर आपने वीडियो पिछले वाले वीडियो देखे हैं तो पौन के बारे में आप अच्छे से जानते भी होंगे, आज भी बता देंगे आपको अच्छे से। मौसमी पौने, ठीक है, ऑप्शन है ग्रही पौने, ठीक, स्थानीय पौने और स्थायी पौने। ठीक, आपका
चौथा ऑप्शन है। दोस्तों आपको पवन के बारे में पहले बता देते हैं। देखिए पवन दोस्तों आपके दो तरह के होते हैं, स्थायी पवनें होती हैं, एक स्थायी एक अस्थायी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अब देखिए जो स्थायी पवनें होती हैं दोस्तों, स्थायी पवनें, ठीक, उनमें से आपकी देखिए बता देते हैं। व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें दोस्तों, और जो डोलड्रम के पास चलती हैं पवनें उनको भी कहते हैं पछुआ पवनें, कुछ डोलड्रम के पास चलती हैं तो वो भी हो गई। व्यापारिक पवनें हो गई, ठीक है, और पछुआ पवनें, पछुआ और ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय। ठीक है, तो दोस्तों जो व्यापारिक पवनें होती हैं, स्थायी पवनें होती हैं, ठीक है, ये मतलब जो है जो दिशा इनकी होती है वही दिशा हो, इसीलिए इन्हें स्थायी कहा जाता है। दोस्तों व्यापारिक पवनें आपकी ये उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है ना, उपोष्ण, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, उपोष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है वो व्यापारिक पवनें, इन्हें ट्रेड विंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये 30 से लेकर के, ठीक है, 35 डिग्री के आसपास का क्षेत्र जो होता है वहाँ चलती हैं। ठीक है, व्यापारिक पवनें। और इसके बाद पछुआ पवनें आपका 40 से लेकर के 60 तक चलती हैं दोस्तों। ठीक है, जिसमें बताया था चीखता चालीसा, प्रचंड पचासा, ठीक है, गरजता चालीसा और प्रचंड पचासा, और जो है चीखता साठा। ठीक है, ये बताया गया था ना, पिछली वीडियो में बताए थे, एक बार फिर देख लीजिए। जो 40 डिग्री पर चलती हैं दोस्तों उनको चीखता, ठीक है, नहीं, गरजता चालीसा कहा जाता है, गरजता चालीसा। और जो 50 पर चलती हैं प्रचंड पचासा कहा जाता है, और 60 पर चलती हैं चीखता साठा, बहुत तेज़ चलती हैं। ओके, ये पछुआ पवनें हो गई। इसके बाद ध्रुवीय पवनें आपकी ये 65 डिग्री के आसपास चलती हैं, ध्रुवों के आसपास जो पवनें चलती हैं। ओके, और जो अस्थायी पवनें दोस्तों होती हैं, अस्थायी पवनें आपकी हो गई, जैसे जो मौसमी पवनें होती हैं वो अस्थायी पवनें होती हैं। ठीक है, मौसमी पवनें जो ग्रीष्म काल में, मौसमी पवनों की एक विशेषता ये होती है कि वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती हैं। ठीक है, वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती हैं जो मौसमी पवनें होती हैं। ठीक है, मानसूनी पवनें, जैसे ग्रीष्म काल पर अलग इनकी दिशा रहेगी, मानसून वो जो ग्रीष्म काल और शीतकाल पर अलग अलग दिशाएँ रहेंगी। ठीक है ना, तो ये बात याद रखिएगा। और इसके बाद दोस्तों आपकी होती हैं ये स्थल समीर होती हैं कुछ, ठीक है, समुद्री समीर होती हैं, ठीक, और जो लूवी समीर होता है ये आपकी जो है स्थानीय पवनें होती हैं। ठीक है, जो लू वाली नहीं, स्थानीय जो कुछ इलाकों पर चलती हैं। तो आपको बता दें कि दिन पर जो है, जो दिन होता है वहाँ पर जो है, जो स्थल भाग होता है निम्न वायुदाब बनता है। निम्न वायुदाब क्षेत्र क्यों बनता है? जैसे जब ताप ज़्यादा जहाँ पर होता है वहाँ जो हवा होगी, ठीक है ना, ठीक है, वहाँ पर निम्न वायुदाब बनाती है। ठीक है, तो स्थल जो भाग पर निम्न वायुदाब बनता है, इसीलिए हमेशा आप याद रखिएगा कि समुंदर से, ठीक है ना, समुंदर से स्थल की ओर पवनें चलती हैं। ठीक है, स्थल की ओर, क्योंकि स्थल में निम्न वायुदाब बनता है, वह निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है, इसलिए समुद्र से, ठीक है ना, स्थल की ओर पवनें चलती हैं। ओके, ये बात याद रखिए दोस्तों। इनको स्थल समीर कहा जाता है, याद रखिएगा, इनको स्थल समीर कहा जाता है या थल समीर कहते हैं। ठीक है, और जो जल क्षेत्र होता है वहाँ उच्च वायुदाब बनता है। और एक बात हमेशा आपको बता दें, जो पवनों के चलने का क्रम है, ठीक है, वो हमेशा उच्च वायुदाब से, ठीक है ना, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ठीक है, ओके, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। स्थल समीर के बाद समुद्री समीर होती हैं। समुद्री समीर का मतलब क्या है दोस्तों? जो समुंदर की ओर चलें। ठीक है, यानी जो है रात में दोस्तों क्या होता है कि रात में जो स्थल भाग होता है वहाँ उच्च वायुदाब बनता है। क्या बनता है? उच्च वायुदाब। तो उच्च वायुदाब से निम्न की ओर चलती हैं। तो स्थल से दोस्तों, स्थल से ये समुद्र की ओर जब पवनें जो चलेंगी उनको कहा जाता है, ठीक है, समुद्री पवनें। ठीक है, जिसकी ओर जो चलेगी वो ही पवन वो हो जाएगी। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा सारी बातें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, वायुदाब के विषय में दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। ठीक है, वायुदाब बादलों के बाहर से पृथ्वी की सतह पर बना पड़ा दबाव है। निम्न वायुदाब आसमान में बादल उपस्थित और मौसम से संबंधित होता है। तो पहला दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ये भी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला। अब आपको बताते हैं वायुदाब के बारे में, तब आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, देखिए जो वायुदाब होता है, वायुदाब, ठीक है,
इसको किससे मापते हैं? वायु दाब को बैरोमीटर से, वायु दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, तापमान को थर्मामीटर से मापते हैं। ये सारी बातें आप जानते होंगे। ओके, अब देखिए वायु दाब जो आपका निम्न वायु दाब क्षेत्र होता है कुछ, और कुछ उच्च वायु दाब क्षेत्र होता है। आपको बता दें जैसे पृथ्वी है जो ध्रुवों पर, जहाँ पर जो है डोलड्रम बनता है। डोलड्रम कहाँ बनता है आपको पता ना? 0 से 5 इधर और 5 इधर, जो 5 डिग्री होता है दोस्तों, ठीक है ना। 0 भूमध्य रेखा होती है तो 5 डिग्री दोनों तरफ जो है डोलड्रम क्षेत्र बनता है। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं जहाँ ताप ज़्यादा होता है वहाँ हमेशा निम्न वायु दाब बनता है, और जहाँ ताप कम होता है जैसे ध्रुवों में, ठीक है, पृथ्वी के जो ध्रुव होते हैं उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव, तो यहाँ पर जो है हमेशा, ठीक है, उच्च वायु दाब बनेगा। क्यों, आपको बताते हैं। देखिए देखिए जैसे देखिए जो आपका वायु दाब होता है, ठीक है, वो ये आपके घनत्व और तापमान पर निर्भर करता है। तापमान पर याद रखिएगा ये बात। घनत्व, जैसे कि आप एक गुब्बारा लो, गुब्बारा में जब आप हवा भरते हो, गुब्बारे में जब आप हवा भरते हो तो वो फैलता है ना, तो उसमें घनत्व होता है। घनत्व का मतलब क्या? उसमें कुछ अणु होते हैं तो वो फैलता है, ठीक है। जैसे तापमान और दिखाओ तो और ज़्यादा फैलता है, ठीक है। तो आपको बता दें कि जैसे कि जो मतलब जहाँ पर तापमान ज़्यादा होता है, जैसे कि जो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ सूर्य की किरणें हमेशा साल भर सीधी पड़ती हैं, तो तापमान वहाँ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सूर्य की किरणें यहाँ साल भर सीधी पड़ती हैं, ठीक है, जिसके कारण यहाँ तापमान ज़्यादा हो जाता है। अब तापमान जब ज़्यादा होगा दोस्तों तो जो हवा होगी, हवा फैलेगी जब हवा फैलेगी दोस्तों तो फैल करके उड़ेगी, जिसके कारण दोस्तों यहाँ निम्न वायु दाब बन जाता है, ठीक है। जब हवा फैल करके मतलब दूर दूर हो जाएगी, अणु उसके दूर दूर हो जाएंगे, तो यहाँ निम्न वायु दाब क्षेत्र बन जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो गई ना। और जब निम्न वायु दाब क्षेत्र बनेगा दोस्तों, तो आपको पता है निम्न वायु दाब क्षेत्र में बादल भी आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बादल क्यों आएंगे? क्योंकि बादल जो आपके उड़ रहे हैं ऊपर, वो हवा ही तो है एक तरह की, ठीक है भाई। जो नीचे जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वाष्पन होता है, इवोपोरेशन होता है, इसके बाद जो है संघनन होता है, संघनन के बाद बादल बनते हैं। संघनन का मतलब अभी बताएं हम थोड़ी देर पहले, जो गैस जब द्रव में बदलने लगती है, वाष्पीकरण के में क्या होता है, जो आपका द्रव वो गैस में बदलने लगता है, ठीक। तो इस कारण से दोस्तों क्या होता है कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर निम्न वायु दाब बनता है, और निम्न वायु दाब जहाँ बनेगा दोस्तों तो वहाँ पर हवा आएगी, ठीक है। कि उच्च वायु दाब से हवा, निम्न वायु दाब में हवा आती है, आपको पता है। तो वहाँ जब हवा आएगी तो यहाँ चक्रवात भी बनना प्रारंभ, हवा घूमने भी लगती है तो यहाँ चक्रवात भी बनते हैं, ठीक है। चक्रवात जब भी बनेगा आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना, जहाँ निम्न वायु दाब क्षेत्र होंगे वहाँ चक्रवात जरूर बनेगा, ठीक है। अप्रति चक्रवात कहाँ बनेगा दोस्तों? जहाँ पर उच्च वायु दाब होंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये तथ्य पूछा जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें देखो वायु दाब बादलों के भार से पृथ्वी की सतह पर बना एक दबाव है, नहीं ये गलत है, ठीक है। वायु दाब मतलब जो है ये हवा की दाब से बना है, ठीक है। जो हवा का दाब होता है ना, उसके जो भार, देखिए हवा में दाब होता है, भार भी होता है, श्योर सी बात है। और निम्न वायु दाब क्षेत्र आसमान में उपस्थित बादल और मौसम से संबंधित होता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तापमान से संबंधित, देखिए जब बादल, ठीक है, जब खुला होगा तापमान तो वहाँ जो है आपके निम्न वायु दाब क्षेत्र बनेंगे, ठीक। निम्न वायु दाब क्षेत्र बनेंगे कि तापमान ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ। ओके, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा सही साधन है? ठीक है, वस्तुओं का पुनः प्रयोग, ठीक है, वस्तुओं का एक बार प्रयोग करके उन्हें फेंक देना, वस्तुओं का उपभोग कम करना, वस्तुओं को पुनः चक्रण, ठीक है, रिसाइकलिंग। तो दोस्तों आपका ये सेकंड सही गलत हो जाएगा, ठीक है, सेकंड गलत हो जाएगा। और जो ऑप्शन आपका ये वाला सेकंड ऑप्शन है ना, फर्स्ट, और ये सही हो जाएगा, यानी इसमें सिर्फ बी गलत है। यहाँ पर आप देख सकते हो, वस्तुओं का एक बार प्रयोग करके उन्हें फेंक देना ये गलत है। साधन संरक्षण का मतलब क्या है दोस्तों? जो साधन है उनका हम संरक्षण करें तो इसका मतलब वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, ठीक है। ये साधन संरक्षण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? वस्तुओं का उपभोग कम करना, ठीक है, वस्तुओं को पुनः चक्रण, यही सब साधन संरक्षण है, ठीक है ना। ओके, जैसे जल संरक्षण की बात करते हैं, जल को हम बचा के रखना चाहिए, तो उसी तरह संसाधन को अगर बचा के रखोगे तो क्या होगा कि आप उनको दोबारा यूज करो, ठीक है ना। तो ओके, ऑप्शन क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा संसाधन, ठीक है, इसमें संसाधन की बात हो रही, कौन सा मतलब कथन जो गलत है? वायु दाब
ठीक है, सॉरी, वायु, जल, मिट्टी, खनिज, प्राकृतिक संसाधन है, बिल्कुल सही है। समय के साथ संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते, बिल्कुल सही है। ठीक है, लोग स्वयं संसाधन नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। लोग भी एक संसाधन है, ठीक है ना। संसाधन तो हम ही है ना, हमारे द्वारा ही भी उत्पन्न, मतलब चीज़ें हमारे द्वारा उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है ना। हम काम करके मतलब जो एक उत्पादन कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो संसाधन हुआ कि नहीं हुआ। तो लोग, सबसे बड़े संसाधन तो लोग ही हैं, ठीक है ना। तो हम भी एक संसाधन है, तो ये आप ऑप्शन गलत हो गया, बाकी सही है। ठीक है, ये भी सही है। समय और उद्योग की दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को साधन में परिवर्तित कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों का कार्य वर्गों के साथ सुमेलित कीजिए। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रिया, तृतीय क्रियाएं। ठीक है, डबल रोटी, ब्रेड पकाना, ठीक है, कपड़ा बुनना, कृषि, मत्स्यन, व्यापार और यातायात। तो दोस्तों आपको बता दें, जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा कृषि और मत्स्य से संबंधित होते हैं, तो आपका ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, और जो द्वितीयक क्षेत्र होते हैं दोस्तों, आपको बता दें, ये आपका जो उद्योग व्यापार नहीं होते हैं, ये आपके द्वितीयक क्षेत्र होते हैं। ये जैसे उद्योग, डबल रोटी पकाने, ये आपका द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र जो सेवाएं होती हैं, जैसे कि मतलब जो कार्मिक सेवाएं हो गई, व्यापार, यातायात संबंधित, दोस्तों ये आपका तृतीयक क्षेत्र हो जाएगा। ये याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में, द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र। ओके, आगे चलते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। भारत के किस क्षेत्र में केसर सागा नामक नाटक खेला जाता है? केसर सागा दोस्तों नामक नाटक दोस्तों ये आपका लद्दाख में खेला जाता है। कहाँ खेला जाता है? लद्दाख में। ओके, लद्दाख, ये आप याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री, उनके द्वारा नियुक्त, ठीक है, मंत्री सम्मिलित होते हैं। विधानसभा विपक्षी दल, सत्ताधारी दल, विधायक दोनों बनी संगठित होती है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है, संसद सदस्य दोनों लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधि होता है। दोस्तों आपको बता दें कि देखिए, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है, मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त मंत्री सम्मिलित होते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। विधानसभा विपक्षी दल, सत्ताधारी दल के विधायकों दोनों बनी संगठित होती, ये भी सही हो जाएगा। आपका जो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संसद द्वारा लोगों का द्वारा चयनित प्रतिनिधि होता है, ठीक है, तो आपका ये जो है ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, संसद सदस्य नहीं होता वो, ठीक है ना, विधानसभा का सदस्य होता है। संसद दोस्तों आपकी जो लोकसभा की होती है, उसमें संसद होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ओके, देखिए आपको बता दें, जो राज्य सरकार होती है, ठीक है ना, उसमें जो व्यवस्थापिका होती है, उसके 2 सदन यानी 3 सदन आप कह सकते हो। व्यवस्थापिका दोस्तों देखिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राज्य में भी सेम। भारत में दोहरी शासन प्रणाली है, आपको पता है भारत में दोहरी शासन प्रणाली है। तो दोहरी शासन यानी संघात्मक जो राज्य होते हैं, भारत एक संघात्मक राज्य है। संघात्मक, ठीक है, संघात्मक राज्य में क्या होता है दोस्तों, जो संघात्मक, उसमें दोहरी शासन प्रणाली होती है। केंद्र की अलग होती है, राज्य की अलग होती है, तो सेम व्यवस्था सेम होती है। जैसे अमेरिका में है, सेम भारत में वही है। तो क्या होता है कि जो देखिए, यहाँ पर जैसे केंद्र में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका होती हैं, ठीक है, सरकार के जो अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। तो इसी तरह सरकार के यहाँ भी 3 अंग हैं। व्यवस्थापिका हो गई आपकी, राज्य की बात हो रही है, न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई। ठीक, तो दोस्तों आपकी जो व्यवस्थापिका होती है, ठीक है, जो कानून बनाती है, व्यवस्थापिका कानून बनाती है ना, कार्यपालिका कानून को लागू करती है, न्यायपालिका का जो कानूनों को पालन नहीं करती उनको दंड देती है। तो व्यवस्थापिका के 3 सदन होते हैं। एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है, एक जो है राज्यपाल होते हैं, ठीक है ना। ये व्यवस्थापिक जो विधानसभा होती है दोस्तों, इसी के मतलब जो व्यवस्थापिका के एक ये सदन है। मंत्रिपरिषद इसी पर उत्तरदायी होती है, नियुक्त मतलब जो इसी पर निर्भर होती है। तो दोस्तों जैसे आपका जो चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव जब मुख्यमंत्री का दोस्तों चुनाव होता है, तो उस पर, ठीक है, जो मंत्री होते हैं, ठीक है, जैसे मतलब चुनाव हो गया, विधान एमएलए बन गए, ठीक है, विधानसभा के सदस्य बन गए आप, ठीक है, इसके बाद जो है वो मंत्री बनेंगे। जब मंत्री बनेंगे, जो मंत्री बनेंगे वो मंत्रिपरिषद बनेगी। तो ठीक है ना, विधानसभा की एक मंत्रिपरिषद बन गई, और मंत्रिपरिषद दोस्तों जो मंत्रिपरिषद बनते हैं, तो वो मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा
कि जो मंत्रिपरिषद में सदस्य बनते हैं मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्त और सम्मिलित होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री ही दोस्तों क्या करता है कि अब मतलब रिकमेंड करता है कि इतने मंत्री यहाँ पर रहने चाहिए, फिर राज्यपाल उनको, ठीक है ना, वो उनके सामने शपथ दिलाता है, ठीक है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और दूसरा क्या है, विधानसभा विपक्षी दल सत्ताधारी दल के विधायकों दोनों से बनी एक संगठित होती है। तो विधानसभा से और सी बात, विधानसभा एक मतलब सदन है, जो विपक्षी दल भी उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि मतलब जब चुनाव होता है तो कुछ ना कुछ तो सदस्य विधायक उसके भी बनेंगे ना। जब चुनाव होगा तो मतलब जो है एक ही पार्टी थोड़ी जीत मतलब जो है जीतेगी तो बहुमत वाली पार्टी, लेकिन सदस्य तो उधर भी जीतेंगे ना, विधायक तो उधर भी बनेंगे ना, तो उनसे मिल करके एक विधानसभा बनती है, ठीक है। लेकिन ये संसद सदस्य नहीं होते, विधायक सदस्य होते हैं, ओके, विधायक बनते हैं, ठीक है। विधानसभा में जो जीतता है, ठीक है, वो विधायक होता है, और जो लोकसभा में जीतता है वो संसद होता है, ठीक है, सांसद जिसे कहते हैं, ठीक है। तो सांसद होते हैं उसमें। लेकिन ये संसद सदस्य, संसद अलग बात होती है दोस्तों। संसद आपकी ये केंद्र में होती है, ठीक है। संसद आपको पता ना केंद्र में होती है, और संसद के 3 अंग होते हैं, आपको वहाँ पर पता ही होगा, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति। तो वो संसद हो गई, ठीक। तो संसद सदस्य अलग हो गए, अब विधानसभा सदस्य अलग होते हैं, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राज्य सरकार का भी दायित्व है? यानी राज्य सरकार के देखिए, रक्षा, विदेशी मामले, ठीक है, और शिक्षा और बंदरगाह। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, शिक्षा राज्य सरकार का भी दायित्व है। देखिए आपको बता दें, जो आपके भारत में, ठीक है, भारत की जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। तो 7वीं अनुसूची है दोस्तों, 7वीं अनुसूची, ठीक है, वो आपकी सूचियों से संबंधित है। उसमें 3 सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक। यानी जो है संघ सूची दोस्तों हो गई एक राज्य सूची हो गई और एक समवर्ती सूची हो गई। जो देखिए, जो संघ सूची होती है दोस्तों, इसमें केंद्र के विषय बना, यानी केंद्र सरकार विषय बना सकती है। जो राज्य सूची होती है इसमें राज्य सरकार विषय बना सकती है। और जो समवर्ती सूची जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी दोस्तों, ये आप इसमें केंद्र राज्य दोनों ही विषय बना सकते हैं। जो केंद्र और राज्य सरकार होती है दोस्तों, वो दोनों ही विषय बना सकते हैं। इसमें शुरुआत में दोस्तों 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हैं। इसमें राज्य सूची में शुरुआत में दोस्तों कितने 66 विषय थे, इस समय 61 बचे हुए हैं। और समवर्ती सूची में शुरुआत में 47 विषय थे, इस समय हो गए हैं दोस्तों 52, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के तहत 5 विषय राज्य सूची के समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए थे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जिसमें से शिक्षा इस समय देखिए समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन राज्य सरकार भी इसमें, ठीक है, सरकार अपने कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, क्योंकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो शिक्षा इस समय उसका विषय है, समवर्ती सूची का, याद रखिएगा। और जो रक्षा, ठीक है, केंद्र सरकार का विषय है। विदेशी मामले केंद्र सरकार का विषय है। और बंदरगाह भी केंद्र सरकार का विषय है, ओके। और जैसे विवाह विच्छेद हो गया, परिवार नियोजन हो गया, ठीक है, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। और जो पुलिस हो गया, स्वास्थ्य मामले हो गए, ये सब जो है राज्य सूची के विषय हैं, ओके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, लोकतंत्र में लोगों के पास अपनी राय व्यक्त करने, आवाज़ उठाने का अधिकार होता है, बिल्कुल सही बात है। भारत में संघीय शासन पद्धति है, बिल्कुल सही बात है, हमने अभी बताया भी। अमेरिका में जैसी संघीय पद्धति है तो वहाँ पर भारत में भी संघीय पद्धति है। कनाडा से संबंधित है, कनाडा से ली गई थी भारत की संघीय पद्धति, ठीक है, ओके। तो आपका बिल्कुल दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है। आवाज़ उठाने का मतलब है लोकतंत्र में तो ये इसका मतलब नहीं संघीय शासन पद्धति तो आवाज़ उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो एक सही व्याख्या नहीं करता, सेकंड सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, बहुमत की निरंकुशता का अर्थ है जहां बहुमत अल्पसंख्यक सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों को पे लगा रहता है। देखिए, बहुमत की निरंकुशता का मतलब, निरंकुश का मतलब क्या होता है? जहाँ जिसमें कोई अंकुश ना हो, ठीक है ना। तो निरंकुश हो गए। तो बहुमत की निरंकुशता का मतलब यही है कि जो बहुमत हो, ठीक है ना, जो बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में लगा रहता हो। तो मतलब यही हुआ ना, तो सेकंड इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना निम्न में से कौन सी परिस्थिति में प्रतिबिंबित होती है, ठीक है ना। तो देखिए पहला ऑप्शन है, किसी एक स्थान पर केवल एक धर्म का पालन की अनुमति, गलत।
अदालतों पुलिस चौकियों में धार्मिक चिन्हों का प्रदर्शन गलत। ठीक है, आगे देखते हैं। जब एक समुदाय सदस्य उसी समुदाय सदस्यों को प्रभुत्व जमाता तथा राज्य हस्तक्षेप से दूर रहता है, ये भी गलत है। ठीक है, एक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व नहीं करता है, प्रभुत्व नहीं जमाता है। लोगों व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बता दें धर्मनिरपेक्षता की बात। जब किसी ठीक है एक विशेष धर्म को ठीक है प्राथमिकता ना हो, सभी धर्म का पालन लोग करते हो बिल्कुल आज़ादी के साथ। ओके, धर्मनिरपेक्षता की जो बात आपके प्रस्तावना में हुई है दोस्तों, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बात हुई है 42वें संविधानिक संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आपके उसमें जो है ये धर्मनिरपेक्षता, ये भी पंथ निरपेक्ष जोड़ा जाता है। ठीक है, एक ही शब्द जोड़ा जाता है, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, ओके, देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब ही धर्मनिरपेक्ष होता है। इसके स्थान पर एक शब्द यानी पंथ निरपेक्ष जोड़ा जाता है, पंथ निरपेक्ष। समाजवादी एक शब्द जोड़ा जाता है, और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना में इस समय 88 विषय, शुरुआत में 85 थे। ठीक है, 3 शब्द जोड़े जाते हैं तो 88 विषय हो जाते, मतलब 88 शब्द हैं टोटल। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है? सरकार की अलग शाखाएं न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। न्यायाधीशों के व्यवहार में संसद में चर्चा की जा सकती नहीं। ठीक है, न्यायाधीशों को कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता सिवाय उन आधारों पर जो संविधान में, ये बिल्कुल सही है। न्यायाधीश सेवानिवृत्त के पश्चात ही कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका ये गलत है दोस्तों, नहीं कार्य कर सकते। ओके, तो आपका ए और सी सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका ठीक है बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एक बच्ची पढ़ते हुए वायु प्रदूषण से चिंतित होकर के पूछती है कि क्या उसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। चर्चा से पहले आप उसे निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पढ़ने के लिए कहेंगे? ठीक है, देखिए जब भी आप देखिए ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा देगा लेकिन वही है कि वायु प्रदूषण यानी स्वच्छ वायु प्रदूषण यानी स्वच्छ पानी की जब बात हो तो वहाँ हमेशा जीवन का अधिकार होता है, और जीवन का अधिकार आपका किस में है दोस्तों? और घूमने फिरने का अधिकार, ये विदेश जाने का अधिकार जीवन का अधिकार से संबंधित है दोस्तों। आपका ये हो जाएगा ठीक है 21 में जीवन का अधिकार है, और 21 के कम में दोस्तों शिक्षा का अधिकार है, याद रखिएगा 21 के कम एक शिक्षा का अधिकार है, और 21 में जीवन का अधिकार है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और 45 में दोस्तों आपको पता है या जो नीति निर्देशक तत्व हैं आपके, वो आपके 36 से लेकर 51 तक है ना। ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, भाग 4 में है। और मौलिक अधिकार पहले 6 थे। ठीक है, सॉरी पहले 7 थे, अभी समय 6 है। ठीक, और भारत के भाग, ठीक भारत संविधान भाग ठीक है 3 में है। ओके, याद रखिएगा मौलिक अधिकार दोस्तों भारत के भाग 3 में है, याद रखिएगा। और ये पहले 7 थे शुरुआत में, लेकिन इस समय 6 बचे हैं, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। ठीक, और वो अनुच्छेद 31 में था, इस समय अनुच्छेद 300 का में है वो। ठीक है, उस समय कानूनी अधिकार है। ओके, तो ये सारी बातें हैं। तो अनुच्छेद 45 दोस्तों आपकी ये जो 46वां संविधान संशोधन नहीं था, 46वां संविधान संशोधन, ठीक, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के जो मतलब शिक्षा की बात होती है कि माता पिता संरक्षक द्वारा मतलब जो है इनको शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, तो वो अनुच्छेद आपके 45 संबंधित है। ठीक है, और यही दोस्तों आपका जो मौलिक कर्तव्य है भाग 4 के काम है ना मौलिक कर्तव्य, तो उसका 11वां जो है नंबर जोड़ा गया था। पहले 10 थे, ठीक है, मौलिक कर्तव्य इस समय 11 है ना, तो 11वां मौलिक कर्तव्य भी यही है कि 46वां संविधान संशोधन संबंधित है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की बात होती है। अब इसके बाद 29 है अनुच्छेद। 29 अनुच्छेद आपका दोस्तों जो शिक्षा संबंधी अधिकार नहीं है, तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार जो होता है तो वो अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। ये अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है। 29 और 30 है ना शिक्षा का अधिकार यानी सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। और इसके बाद अनुच्छेद ये 44 दोस्तों ये समान सिविल संहिता की बात करता है। गोवा में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें एक
ठीक समान सिविल संहिता लगी है। सिविल संहिता की बात करता है, समान सिविल संहिता की बात करता है दोस्तों ये अनुच्छेद, ठीक है। गोवा में ही ये सिर्फ लगी है, ओके, याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन दोस्तों, एक अखबार के लेख में कहा गया कि भारत में चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करने वाले 12 से 15 साल की उम्र के 5 बच्चों की खराब, ठीक है ना, कार्य दशाओं के कारण मृत्यु हो गई, यानी मौत हो गई। तो उपयुक्त उदाहरण निम्नलिखित में क्या समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। दोस्तों आपको बता दें कि जो एक अनुच्छेद है आपका, अनुच्छेद है दोस्तों 24, ठीक है। ये अनुच्छेद 24 से संबंधित है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, ठीक है। शोषण के खिलाफ जो अधिकार है, आपके मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, पता है मौलिक अधिकार इस समय 6 हैं। तो जो शोषण के खिलाफ अधिकार है दोस्तों वो 23 से लेकर के 24 तक है अनुच्छेद। तो जो 24 अनुच्छेद है, ठीक है ना, उसमें ये कहा गया है कि कोई भी बालक 14 वर्ष से, ठीक है ना, कम जो है किसी फैक्ट्री में नहीं रखा जा सकता है, ठीक। यानी मतलब जो है अगर ऐसा कोई रखता है तो उसके खिलाफ जो है कोर्ट में केस किया जा सकता है। और जो 23 अनुच्छेद है, इसे बलात् श्रम और जो है मानव के दुर्व्यापार पर जो है रोक लगाई गई है। तो ये सारे चीज़ें थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों, एक विशेष क्षेत्र में वनों के वितरण को बढ़ाने के लिए शिक्षक जिस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करेगा उसकी पहचान कीजिए। तो आपका भौतिक मानचित्र, देखिए भौतिक मानचित्र नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि ये आपका जितने पहाड़ संबंधित होता है ना, तो भौतिक ये तो गलत हो जाएगा। राजनीतिक राजधानियों संबंधित हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। छोटे स्तर के मानचित्र ये भी गलत हो जाएगा। तो विषयगत मानचित्र जो होते हैं, थीमेटिक मानचित्र, वो सही हो जाएगा, ओके, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम कल फिर मिलते हैं आपको। देखते हैं आज लास्ट क्या क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का साधारण जनता लोगों ने कैसे विरोध किया, इस बात का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक स्रोत है। तो ये आपका मेरठ में 1857 में हुए विद्रोह का एक इतिहास का शोध प्रबंधन, तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, ये द्वितीयक स्रोत हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि डेली हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते हैं, लेकिन कल देखिए एनालिसिस होगा, तो हो सकता है कि कल आपका SST का प्रैक्टिस सेट हम ना ला पाएँ, यानी मतलब इसकी वीडियो ना आ पाए। इसके बाद जो हो मतलब आएगी तो भी शाम तक आएगी, नहीं तो कल थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जो भी भाई बहन हमारे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके लिए इसी तरह का बेहतरीन कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, ठीक है, वीडियो को। ओके।